Good morning, everyone. My name is Khadija Anwar, and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, staffing. I'll not waste much time. Today's topic will be the meaning, definition, characteristics, and the process of staffing, and along with that, we'll also discuss human resource management. Okay, so this is chapter number 6, part 1. Now, the meaning of staffing. Staffing means placing right person for right job. ठीक है, अगर एक लाइन में staffing को define करना पड़े तो placing the right person for the right job. It refers to the filling of the post with people. Now, staffing को ये भी कहा जाता है कि staffing जो है वो मैनेजमेंट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है. ठीक है, जैसे बाकी सारा रिसोर्सेज होता है उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स होता है, और ह्यूमन से ही काम हो सकता है, कोई आदमी ही काम करेगा. ठीक है, सो द डेफिनेशंस आर गिवन बाय द different authors, by Theo Heyman, by Weinreich and Coons and O'Donnell and Sheridan Benjamin. तो इन लोगों ने डिफरेंट तरीके से स्टाफिंग को डिफाइन किया है. एंड वन मोर थिंग इज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज ह्यूमन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. अगर कोई शुरू भी कर रहा है तो वो ह्यूमन है. ठीक है, वो काम करवाता है मशीन से, पैसे से मशीन लेता है. दीज आर द अदर रिसोर्सेज, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज ह्यूमन. और इसीलिए स्टाफिंग को द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व्ड है. ठीक है, तो और काम करता कौन है? काम जो करते हैं वो वर्कर्स करते हैं, ह्यूमन करते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट स्टाफिंग इज ऑल अबाउट. नाउ अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या फीचर्स होता है. सो स्टाफिंग in a more better way, it is the process involved in identifying, selecting, training, assessing, placing and evaluating and developing individual at work. ठीक है, तो एक आदमी को चूज किया जाता है उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके बाद उसको उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से प्लेस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उसका जो नॉलेज है, उसका जो स्किल्स है, उसको इफेक्टिवली यूज किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी के लिए, प्रोडक्शन के एफिशिएंसी के लिए. ठीक है, एंड स्टाफिंग में हम लोग ट्रेनिंग भी पढ़ेंगे. उसमें जब किसी जॉब में आपको प्लेस किया जाएगा तो आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है. ठीक है, कि उस काम को आपको किस तरह से करना है. ओके, सो ट्रेनिंग इज ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ स्टाफिंग. ठीक है, नाउ let us go through the characteristics. It is a continuous function, like I have already said earlier कि मैनेजमेंट का जितना भी फंक्शन है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, जो कि एक बार करके रखा नहीं जा सकता. इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, अभी हम बता चुके हैं. इट इज़ अ परवेसिव फंक्शन, मतलब इट इज़ नीडेड इन ऑल स्टेट ऑफ मैनेजमेंट, इन ऑल सेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट. इट हैज़ अ वाइड स्कोप बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन. ये सब क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे. सो रिक्रूटमेंट इज एक्चुअली प्लेसिंग अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. ठीक है, एंड देन कॉर्डियल रिलेशनशिप, एक हारमोनियस रिलेशनशिप बना रहता है, क्योंकि हर आदमी को उसी जगह पे प्लेस किया जाता है जहाँ पे वो काम करने के लायक है, जितना उसका स्किल्स है, जितना उसका नॉलेज है. एंड इट इज़ एन इनविजिबल फंक्शन. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है ये सब हम लोग को दिखता है ऑर्गेनाइजेशन में, बट मनी भी नज़र आता है, बट ये बैलेंस शीट में आपको स्टाफिंग मैन पावर नहीं नज़र आएगा. ठीक है, मैन पावर क्या क्या करता है वो तुमको नज़र आएगा, बट बैलेंस शीट में तुम ह्यूमन का नाम नहीं लिखते हो कि ये आया ये गया, क्योंकि उसको कितना पैसा दे रहे हो ये लिखोगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल राकेश आया तो उसको कितना सैलरी गया, या सुनील आया तो उसको कितना सैलरी गया, बट यहाँ बैलेंस शीट में आप नाम को मेंशन नहीं करते हो, उससे रिलेटेड मनी को मेंशन करते हो, उससे रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज को मेंशन करते हो, किसी भी पर्सन से रिलेटेड, बट उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम मेंशन नहीं करते हैं. इसीलिए स्टाफिंग को कहा गया है दैट इट इज़ एन इनविजिबल function and it is not shown in a balance sheet. Value of staff cannot be shown in the balance sheet, even if the organization have spent a lot of money on their recruitment, selection, training and development. ठीक है, so value of a staff is not shown in a balance sheet. Now
This is number 6. Now let us go through number 7. It is a part of management. Obviously it is a part of management because it is a function of management. ठीक है, अभी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, एंड स्टाफिंग जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. ठीक है, नाउ इट डील्स विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्सोनल. पर्सोनल मतलब पर्टिकुलर एक पर्सन, एंड एक्सप्लेन्ड अर्लियर. Staffing is a continuous process. It determines present requirement and forecast requirements through manpower planning. Now, I'll conclude the characteristics. So, in conclusion, I'll say that staffing is not a phase of organizing but a separate managerial function. काम को प्लान किया आपने, काम को ऑर्गेनाइज किया आपने, अब वो काम करेगा कौन? कोई इंसान करेगा या कोई पर्सन करेगा. तो उस पर्सन को तुम लेके आओगे, तुम अपॉइंट करोगे, अपॉइंट करने के बाद तुम रिक्रूट करोगे उसको, उसकी जगह पे अलॉट करोगे, उसके नॉलेज के हिसाब से अलॉट करने के बाद उसको ट्रेनिंग दोगे कि वो अपने काम को किस तरह करेगा. तो ये ऑर्गेनाइजिंग से बहुत डिफरेंट है. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में तुम काम को अरेंज किए, तुम वर्क को अरेंज किए, वर्क को डिवाइड किए, डिस्ट्रीब्यूट किए. बट स्टाफिंग में तुम क्या कर रहे हो? स्टाफिंग में तुम ह्यूमन रिसोर्स को, तुम पर्सन को अरेंज कर रहे हो कि कौन से काम को कौन इंसान कर सकता है. दिस इज वाई वी से इन अ सिंपल वे दैट स्टाफिंग इज a function of placing the right person for the right job. ठीक है, it refers to filling of the post with people. post कब बना? ऑर्गेनाइजिंग में बना, और उसके बाद उसमें ह्यूमन रिसोर्स को तुम ऐड कर रहे हो. तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये एक डिफरेंट मैनेजेरियल फंक्शन हो गया, मतलब कि ये एक डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो गया विच वी कॉल स्टाफिंग. ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका नीड को और इसका इम्पोर्टेंस को. स्टूडेंट्स, आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट एक्सप्लेन द कैप्शंस. ठीक है, सो ये तुम लोग अपने से कर सकते हो. पहला है फिलिंग द रोल्स, जो कि हम बताएं कि it focuses on filling the roles by the people. Then it also, क्योंकि human resource है तो वो emphasis किसके ऊपर डालेगा? अपना focus किसके ऊपर डालेगा? humans के ऊपर. Then availability of knowledge, it depends on the availability of knowledge of a person जिसको appoint किया जा रहा है. और एक और चीज ध्यान दिया जाता है specialization, जिसमें एक आदमी specialized है, उसके पास जो knowledge है उसी के basis पे उसको appoint किया जाता है. Now what are the importance? investment cost. investment cost मतलब जो भी सिलेक्शन होता है या ट्रेनिंग होता है उसमें कोई पर्टिकुलर कॉस्ट भी लगता है. देन इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच, मतलब कि इट डिपेंड्स अपॉन द द नॉलेज ऑफ अ पर्सन. ना इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि एक बार जब कोई आदमी को प्लेस कर दिया जाता है तो वो उसको कंपनी, क्योंकि उसके ऊपर इतना खर्चा किया है, उसको ट्रेनिंग दिया है, तो उसको वो ज़्यादा दिन तक रखता है. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट. नाउ कॉस्ट में सरपास इन्वेस्टमेंट. ठीक है, लाइक कॉस्ट में सरपास इन्वेस्टमेंट. material resources used in any business enterprise cannot be negative. This means loss may be up to the cost of such raw material, but it is not in so case, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया गया है तो तुम उसको कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट भी दोगे, क्योंकि तुम काम करोगे तो तुम्हारे काम से किसको फायदा होगा? ऑर्गेनाइजेशन को. इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, मतलब इसका बहुत सारा इफेक्ट है. पहला कि जो आदमी काम कर रहा है वो इफेक्टिव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए माइट भी अपना आइडिया भी दे रहा है. उसके बाद दूसरा ये कि वो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है. नाउ द सेवेंथ वन इज, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. नाउ स्टाफिंग इन अ more detailed way, it is an indispensable function of management. In the absence of it in an organization, there will be less work, more play. ठीक है, क्योंकि काम करने वाला कोई नहीं होगा, तो अगर स्टाफिंग नहीं होगा तो तुम राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए नहीं चूज कर पाओगे. और हर जॉब का रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो अलग अलग होता है. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज द चीफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड अंडर इट अपॉइंटमेंट्स आर मेड फॉर वेरियस पोस्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. और हर पोस्ट
का जो अपॉइंटमेंट होता है, जो रिक्रूटमेंट होता है, चाहे वो कोई भी पोस्ट के लिए हो, इंजीनियर का हो या किसी कॉलिंग एजेंट का हो या फिर किसी अकाउंटेंट का हो, देर आर सेवरल अदर पोस्ट इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब का अपॉइंटमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। Now, human resource management, it is the most important part of staffing. इसका meaning होता है in a much broader concept, it is an inherent part of it, staffing. It refers to both a line as well as an activity because it is both a function of management like planning, organizing, directing and controlling. ठीक है, तो इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो होता है सारा चीज़ आ जाता है। फ्रेंच वेंडल ने कहा है कि मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट सेलेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सेलेक्शंस, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग से ही ह्यूमन के बारे में, उसका जो फैकल्टी है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके पास कितना अच्छा वर्कर्स है ये पता चलता है। इसका फीचर्स क्या हो गया? एक्सटेंशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट, इंक्लूड फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंसर्न विथ एम्प्लॉयज, ठीक है। नाउ स्पेशलाइजेशन ऑफ एचआरडी, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। उस डिपार्टमेंट से ही पता चलता है, वही डिपार्टमेंट जो होता है वो डिसाइड करता है कि किस पोस्ट का कैसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखना है, कैसा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाना है एम्प्लॉयज़ का, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो ही डिसाइड करता है। और हर एम्प्लॉय का एक अपना एचआर होता है, ठीक है। एचआर जो होता है वो उसका ह्यूमन रिलेशन होता है उसके साथ, वो उसके ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो अपना सारा कंप्लेंट्स उसको बता सके इफ़ यू हैव एनी। उसके सैलरी से रिलेटेड होगा या नहीं तो फिर उसके एम्प्लॉय से रिलेटेड, उसके को वर्कर से रिलेटेड होगा या नहीं तो फिर उसके सुपीरियर से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो ये सब कौन डिसाइड करता है? अगर उसको कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी जाना है या उसको क्विट करना है, वो नहीं करना चाहता काम, तो भी वो जाके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बोलेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में बोलेगा एंड उसका एचआर उसके बाद उसका आगे का प्रोसेस को फॉलो अप करेगा, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पार्ट होता है, क्योंकि दे आर कनेक्टेड टू द वर्कर्स, मतलब they know everything about their workers, about their employees, ठीक है। So it plays a very major role in an organization, defending the company in lawsuits and also avoiding legal complications. किसी भी कंपनी का जो legal complications होता है उसका भी देखभाल कौन करता है? Human Resource Department, ठीक है। Now we'll go through the staffing process. स्टाफिंग प्रोसेस में नंबर 1 होता है मैन पावर प्लानिंग, नंबर 2 होता है जॉब एनालिसिस, नंबर 3 रिक्रूटमेंट, नंबर 4 सिलेक्शन, नंबर 5 प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, नंबर 6 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नंबर 7 प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, नंबर 8 कंपनसेशन, नंबर 9 परफॉर्मेंस अप्रेजल, नंबर 10 ट्रांसफर एंड नंबर 11 इज सेपरेशन। अब हम लोग एक एक स्टाफिंग प्रोसेस को ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग प्रोसेस एंड व्हाट आर द स्टाफिंग प्रोसेस, तो आपको ये 11 पॉइंट्स जो है वो सीरियल वाइज लिखना है इन अ सेम सीक्वेंस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू आर राइटिंग अबाउट अ स्टाफिंग प्रोसेस जो कि कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। नाउ नंबर 1 इज मैन पावर प्लानिंग. It is also called human power resource planning. This is the starting step for the first step in the staffing process, concerned with determining and assuring that the organization will have the adequate number of qualified person. कितना आदमी उसको अपॉइंट करना है ये डिसाइड करना है. Job analysis, most important component or part of the job evaluation process in terms of requirement. It is necessary to describe the job in detail. Now जिसको भी अपॉइंट किया जाएगा तो क्या जॉब करना है उसको ये बताना है. नंबर 3 इज रिक्रूटमेंट.
process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. It is concerned with the searching and including people to apply for jobs. यहाँ पे the people are only applying for the jobs, ठीक है, अभी selection नहीं हुआ, they are applying for the jobs, now they will be interviewed, ठीक है, मतलब अब उन लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा. तो सिलेक्शन प्रोसेस उसके बाद होगा कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट. उस रिक्रूटमेंट के बाद, तुम्हारा इंटरव्यू के बाद पता चलेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब और नॉट. ठीक है, तो ये एक तरह का नेगेटिव प्रोसेस भी होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स में से ऐसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं जिसको एलिमिनेट कर दिया जाता है क्योंकि वो लोग केपेबल नहीं होता है. ठीक है, सो दीज आर द फर्स्ट 4 प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, दैट इज मैन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट में लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू जब दे देते हैं उसके बाद पता चलता है कि वो लोगों का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. एंड इट इज पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग दोज हु हैव द बेस्ट स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटी टू परफॉर्म द जॉब. ठीक है, उन्हीं लोग को चूज किया जाता है जिन लोगों के पास बेस्ट स्किल्स एंड नॉलेज है टू परफॉर्म द जॉब. नंबर 5 इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. नाउ आफ्टर यू हैव बीन सिलेक्टेड, अब आपको ये बताया जाएगा कि आपका कहाँ पे प्लेसमेंट होना है, आपको क्या काम करना है. ठीक है, जॉब का क्या रोल है, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट विल बी योर वर्किंग आवर्स, हाउ मच यू विल वर्क, ये सब बताया जाएगा. उसके बाद नंबर 6 इज यू विल बी गिवन अ ट्रेनिंग फॉर अ बेटर यूज. ठीक है, टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड टू मोटिवेट देम इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज. उसके बाद प्रमोशन. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद यू हैव स्टार्टेड डूइंग योर वर्क. नाउ ट्रेनिंग डिपेंड्स कि तुमको कौन कंपनी कितने दिन का देता है. कोई 1 महीने का देता है, कोई 6 महीने का देता है, कोई 15 डेज का देता है. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क ऑल्सो, और ये कंपनी टू कंपनी भी वैरी करता है. उसके बाद काम करते करते जब तुमको 1 साल या 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स हो जाता है, ये भी कंपनी पर डिपेंड करता है, तुमको प्रमोशन मिलेगा. ठीक है, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में, मतलब अगर तुम लोअर लेवल पोस्ट पे काम कर रहे हो तो तुमको हायर पोस्ट पे प्रमोशन मिलेगा. देन यू हैव कंपनसेशन. कंपनसेशन मतलब कि वेदर यू आर बीइंग सैलरीड राइटली और नॉट, तुम्हारा सैलरी में इक्वालिटी है कि नहीं. ठीक है, द मेजर प्रॉब्लम इज नाउ डेज कि बहुत सारे लोग 9 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हैं, बट दे आर बीइंग पेड वेरी लेस अमाउंट. तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ये देखता है कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो अपने सैलरी से सेटिस्फाइड है कि नहीं. ठीक है, so direct payments such as wages, salary, etc. whereas indirect payments such as medical facility, insurance facility, ये सब पे भी ध्यान दिया जाता है. ठीक है, compensation मतलब तुम्हारा बेसिक सैलरी के साथ तुम अपना सेटिस्फाइड हो, और उसके साथ साथ जो तुम्हारा इनडायरेक्ट पेमेंट्स होता है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी हो गया, बहुत बार ट्रैवलिंग का भी ट्रैवल फैसिलिटी भी मिलता है. ठीक है, या इंश्योरेंस फैसिलिटी भी मिलता है, ये सब पे भी ध्यान दिया जाता है. दिस इज व्हाट compensation is all about. Now number 9 is performance appraisal. It is a systematic program in which individual employees are evaluated according to their personal qualifications, performance and potential. It is a systematic evaluation of the individual with respect to his performance on the job and his potential for डेवलपमेंट. ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को प्रेज किया जाता है. ठीक है, इट इज अ जॉब एंड इज पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट. उसके बाद ट्रांसफर. ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर एट द सेम लेवल, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मे बी शिफ्टेड टू रेक्टिफाई एनी फॉल्टी प्लेसमेंट, और या फिर उसको रोटेटेड टू अक्वायर वर्सटाइल एक्सपीरियंस ऑन डिफरेंट जॉब्स. ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक रीजन से दूसरे रीजन में, लेकिन सेम पोस्ट में. कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया, बट एज एन अकाउंटेंट ही किया गया, या एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट ही किया गया. ठीक है, नंबर 11 इज सेपरेशन. सेपरेशन बहुत से वजह से होता है. एम्प्लॉय हैज़ टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. या तो वो छोड़ के चला गया, या तो उसको कोई गलत काम कर दिया तो उसको निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, या नहीं तो फिर नेचुरल प्रोसेस हो गया, या फिर सुपर नेचुरेशन, दैट इज on attaining the age of retirement. An employee may also take voluntary retirement. अगर वो काम नहीं करना चाहता है तो कोई एम्प्लॉय अपने से भी सेपरेट हो सकता है रिजाइन देके या रिटायर होके. ठीक है, now that's all for today. We have
completed some of the main topics of the staffing. That is स्टाफिंग प्रोसेस कर लिया हमने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और HR ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी पढ़ लिया. सो गो थ्रू द टॉपिक्स वेरी केयरफुली, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर नोट्स, and that's all for today. Take care of yourself. Thank you.